वेलकम टू द CSP एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में टेस्ट डिस्कशन नंबर 27 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसका पहला पार्ट 76 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन की श्रृंखलाओं में पहला क्वेश्चन क्या है। किस देश के वैज्ञानिकों ने बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव इंस्टॉल्ड अ लार्ज स्पेस टेलीस्कोप इनसाइड लेक बैकाल। अब अगर आप लेक बैकाल की स्थिति जान रहे होंगे, लोकेशन जान रहे होंगे, तो ऑलरेडी आप बता सकते हैं कि ये कहाँ है। इसका सही आंसर है ए, रशिया। ठीक है, आइए हम देखते हैं इस न्यू टेलीस्कोप, एक लार्ज स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। ये जो नया एक टेलीस्कोप है, इसे न्यूट्रिनोस जो अभी तक के सबसे कहे जाने वाले सबसे नोन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जो अभी तक के सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी स्टडी के लिए इसे इंस्टॉल किया गया है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ये हैं। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये अमेरिका की एक आइस क्यूब करके एक स्पेस टेलीस्कोप है जो कि अंटार्कटिका में वर्क कर रही है। ये उसके अगेंस्ट में, उसको राइवल करने के लिए इसे रशिया ने अपने यहाँ लेक बैकाल के अंदर इंस्टॉल कराया हुआ है। लेक बैकाल के बारे में अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन वर्ल्ड बाय दिस वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये लेक बैकाल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबसे स्वच्छ जो है ये फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट देखें तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके अंतर्गत भी ये इसे इंट्रोड्यूस किया गया है 1996 के अंतर्गत। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट। किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। ठीक है, मनसुख मंडाविया। ये जो है अब ये स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के चेयरमैन हैं। अगर हम देखें जो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप है, ये यूएन के द्वारा, ये यूएन होस्टेड पार्टनरशिप प्रोग्राम है। इसमें यूएन सम्मिलित है, यूएन के द्वारा ये होस्ट किया जाता है। इंडिया ने जो अपना टारगेट रखा है कि हमने 2025 तक टीबी को इरेडिकेट, समाप्त करने का जो उन्मूलन का वर्ष है वो 2025 रखा गया है। और हालांकि यूएन के द्वारा जो ये टारगेट सेट किया गया है 2030 तक किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम यूएन से पहले हमने अपने टारगेट को अचीव करना है। ये हमारा टारगेट है 2025। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर होगा बी, अजय माथुर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ये हमेशा चर्चा में था। हम देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो 121 देशों का 121 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ये इंडिया के द्वारा ही इनिशिएट किया गया था। इंडिया ने ही इसको प्रस्ताव लाया और इसको स्थापना में अहम भूमिका निभाई। सनसाइन कंट्रीज कहे जाते हैं, सनसाइन कंट्रीज। ठीक है, सनसाइन कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच में जो ये कंट्रीज यहाँ पे रहते हैं, इन्हें सनसाइन कंट्रीज कहे जाते हैं। 2015 के स्पीच में इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो इन सनसाइन कंट्रीज को सूर्यपुत्र कह के संबोधित किया गया था। सूर्यपुत्राज इनके द्वारा। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि ये सनलाइट की अवेलेबिलिटी बाकी देशों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो इनका एम ये है कि सनलाइट की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशियंट कंजम्पशन करके अपनी डिपेंडेंस जो फॉसिल फ्यूल पे है, डिपेंडेंस को कम करना। ठीक है, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही 2015 में इसे प्रपोज किया गया था। हालांकि इसकी फाउंडेशन, मतलब इसे इस्टेब्लिश किया गया पेरिस फ्रांस में, फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस, बट इसकी जो हेड क्वार्टर है वो इंडिया में गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा। इसके अभी जो डायरेक्टर जनरल जिन्हें हम बात की, अजय माथुर। ठीक है, और इसके रिसेंट मेंबर जो हैं वो दो अभी कंट्रीज हुए हैं, एंटीगुआ एंड बारबुडा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इस स्लाइड से हम इस इंक को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। जापान
और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 500, ठीक, $500 मिलियन का ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें वो ब्राउन कोल से, भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू करेंगे। इनका टारगेट यही है कि हम कितने इफिशिएंट तरीके से लिक्विफाइड हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकें, और उसे सेफली ओवरसीज एक्सपोर्ट भी कर सकें। समुद्र पार उसे हम एक्सपोर्ट कर सकें, नहीं प्रोड्यूस करना है बल्कि उसे एक्सपोर्ट भी करना है। अब इसमें हम देखते हैं कि जापान में इस जो भी ये स्टार्ट की गई है इनिशिएटिव, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। जापान ने अपना नेट ज़ीरो एमिशन जो है इसको अचीव करने का टारगेट 2050 रखा हुआ है। इस तरीके की योजनाओं से जापान अपने इस नेट जीरो एमिशन को अचीव करने की ओर काफ़ी एक सराहनीय कदम हो सकता है उसके लिए। ब्राउन कोल जो है देखते हैं, ब्राउन कोल जिसे हम लिग्नाइट भी कहते हैं, भूरा कोयला, ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा 25 से 35% तक होती है, जो कि एक लोवेस्ट रैंक का, ठीक है, लोवेस्ट रैंक का आपका कोल होता है। सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डस्ट लीग भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। इसका सही आंसर है बी, उज्बेकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इंडिया और उज्बेकिस्तान ने रानीखेत उत्तराखंड में, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है, ये उत्तराखंड के अंतर्गत हुआ है, इसे अभ्यास को ये किया गया है। हाल ही में बिहार परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की गई है। इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है, यूनिसेफ की सहायता से, ठीक है। इसका जो प्रसारण होगा वो डीडी बिहार करके चैनल है, डीडी बिहार चैनल पे कराया जाएगा। इस कार्यक्रम का जो नाम रखा गया वो रखा गया मेरा दर्शन मेरा विद्यालय, मेरा दर्शन मेरा विद्यालय। ये ध्यान देना है कि ये किसकी सहायता से, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि ये यूएनईपी नहीं है, ये यूनेस्को नहीं है, यूनिसेफ है, ठीक है, यूनिसेफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस मंदिर में 40 कोविड अस्पताल शुरू किए गए हैं। इसका सही आंसर होगा बी, महावीर मंदिर। इसमें 40 कोविड अस्पताल नहीं, 40 बेड का एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया है, जो कि आपको महावीर मंदिर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रखरखाव का जायजा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से करने का फैसला लिया है। इसका सही आंसर होगा बी, नेटवर्क सर्वे व्हीकल। इससे क्या होगी, ये नेटवर्क सर्वे व्हीकल क्या करेगा, इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग कि सड़कें की सेहत कैसी है, सड़कें जो बनाई गई हैं वो इसकी कंडीशन कैसी है। ये साल में 2 बार, है ना, 2 टाइम इन अ ईयर, एक साल के अंतर्गत इस 2 बार इस नेटवर्क सर्वे व्हीकल के द्वारा इसे सर्वे किया जाएगा कि कंडीशंस कैसी हैं, इसमें और क्या ज़रूरत है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें ऑप्शन नेटवर्क सर्वे व्हीकल बी। देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है। इसका सही आंसर है बी, हैप्पी स्ट्रीट, ठीक है, बी, हैप्पी स्ट्रीट। अब इस देखें कि ये हैप्पी स्ट्रीट में होगा क्या, तो हालांकि इसमें पटना में जो कुछ एरियाज़ हैं, कुछ क्षेत्र हैं, उनको चुना जाएगा और उस चुने हुए एरियाज़ के जो सम एरियाज़ हैं उन्हें ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यीकरण करा जाएगा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ दैट एरिया, उसे काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा, है ना। कुछ समय के लिए वहाँ पे केयर कर दी जाएगी कि जो गाड़ियाँ हैं, है ना, व्हीकल्स हैं, वो सपोज कर लो कि 4 से 6 बजे तक शाम में वो नहीं चलेंगी। ऐसा कोई एक टारगेट, ये कोई फिक्स नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा हो सकता है कि एक समय में कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे न चलें। वहाँ पे एक साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़, जैसे आप जाते हो मॉल में तो एक साथ शॉपिंग भी होता है, ईटिंग सेक्शन भी होता है, प्लेइंग जोन्स भी होते हैं, उसी तरीके से इस हैप्पी स्ट्रीट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको एक साथ दिलाई जाएंगी। तो ये एक प्लान किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा कि यहाँ पे हैप्पी स्ट्रीट करके एक निर्माण योजना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में बिहार के कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर है डी, एक भी नहीं,
ठीक है। जो भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी थी, जिसके अंतर्गत जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को शामिल किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या नीतियां होंगी, किस तरीके से उसे प्रमोट किया जाएगा, उसमें बिहार के एक भी उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है। इस कारण से बिहार के जो भी अभी उत्पाद हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, जो फेमस हैं, जैसे मखाना, लीची, इन सब का एक्सपोर्ट अभी इस नीति के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग की तरफ से जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है 2020-21 में बिहार का जो स्थान रहा है वो क्या रहा है? तो इसमें अगर हम देखें तो बिहार का स्थान सबसे अंतिम, लास्ट 52 स्कोर्स रहा है, इसमें 52 स्कोर रहे हैं। इसके साथ ही हम देखें तो टॉप पे कौन रहा है? केरला, जो प्रथम स्थान केरला ने लिया है, जिसका 75 स्कोर रहा है, 75। ठीक है। एसडीजी अगर हम देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, इसे 2030 तक अचीव करने का हमारा टारगेट है। 2015 में इसे एक्सेप्ट किया गया था। 15 साल के टाइम पीरियड के अंतर्गत इस एसडीजी को जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज हैं और कंट्रीज ने जिन्होंने रेटिफाई किया है, इसको अचीव करने के लिए है। अब हम अगर देखें कि एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके अंतर्गत संख्या 17 है। इन 17 को हमें याद थोड़ा सा कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या क्या इनके अंतर्गत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर हम, कि बिहार में 16 जून 2021 से पंचायत के कार्यों का संचालन परामर्शी समितियों द्वारा की जाएगी। निम्नलिखित में से परामर्शी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? अब देख सकते हैं कि जो पंचायत के कार्यों का संचालन है वो एक एडवाइजरी कमेटी करने वाली है, ठीक है, कंसल्टेटिव कमेटी करने वाली है। अब इन जो कमिटीज हैं इनके हेड कौन होंगे? इनके हेड जो हैं वो मुखिया होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया? इसका सही आंसर है सी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में ये मुजफ्फरपुर से इसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था, मुजफ्फरपुर, ठीक है, राम संजीवन ठाकुर। ये अब देख लेना है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को एक बार और इनके अलावा और कौन कौन से व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भागलपुर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए और जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला है? इसका सही आंसर है बी, 2018 में ही इस जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया। कतरनी चावल को भी जीआई टैग 2018 में ही दिया गया, ठीक है, और कतरनी राइस जो है और मगही पान, इन तीनों को जो जीआई टैग जो है 2018 में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में बिहार का क्या स्थान है? तो इसमें बिहार का जो स्थान है वो दूसरा है, ठीक है। बिहार इज द रैंक ऑफ सेकंड। इसमें सबसे एक स्थान पे, प्रथम स्थान पे जो है कुपोषित, जो मैल नरिश्ड अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो उसमें यूपी, उत्तर प्रदेश एक पे है और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने किस किस शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए एक सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। इनके शिक्षा स्तर को और बढ़ावा देना, इनके स्किल को और ऐड ऑन करना। इनमें क्या होगा, इन्हें शिक्षाएं दिलाई जाएंगी। 6 महीने के लिए एक कोर्स होगा जो एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा, और या फिर 1 ईयर का जो होगा वो डिप्लोमा कोर्स होगा। जो किस चीज़ से संबंधित होगा, वो अर्ली चाइल्ड केयर रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होती हैं, जो इनका स्किल होता है उसको इम्प्रूव कराने के लिए ये कराया जा रहा है। तो सुनंदनी कार्यक्रम है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? तो ऐसे जो टेस्ट ट्यूब से बनाए गए हैं ये है, इसका सही आंसर बी, बेगूसराय जिला में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है सी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। 20 जुलाई 1989 को 11 करोड़ के लागत से इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्य
कार्यालय खोला जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अनाउंसमेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द ऑफिस ऑफ फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी विल बी ओपन। तो इसका सही आंसर है डी, मुंगेर। ठीक है, डी, मुंगेर। अब देखो इससे क्या होगा कि जो फॉरेंसिक टीम होगी वो वहां पे अवेलेबल होगी। अभी तक जो है, जो भी अगर वारदात ऐसे क्राइम्स होते होंगे जो फॉरेंसिक जांच के लिए मुंगेर से लोगों को या फिर जो टीम होती होगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्हें पटना और मुजफ्फरपुर इन दो जगहों पर डिपेंडेंट रहना होगा। अब इन्हें फॉरेंसिक टीम यहाँ पे अवेलेबल होगी, जिस तरीके से ये अपने आप को वहां पे जांच कर पाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहां से की गई है? इसका सही आंसर है बी, बांका मंडल। ठीक है, कारा, बांका मंडल जेल से यहां किया गया है। ये आईटी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। जो डिजिटल ग्रामीण डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान है, ठीक है, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान, इस अभियान के अंतर्गत ही ये चालू किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2021 में किस भारतीय अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र कर समिति सदस्य के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर है बी। ठीक है, 2021 से 25 की अवधि के लिए यूनाइटेड नेशन की जो टैक्स कमेटी है उसके लिए किया गया। अब यूनाइटेड नेशन की ये जो टैक्स कमेटी है करती क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनमें कॉपरेशन करने के लिए, एक ऐसे गाइडलाइंस को फॉलो कराने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो ये रश्मि रंजन दास, कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि ये ऑप्शन में रजनी दास ही लिखा हुआ है, सो हमें पूरे नाम के साथ भी जाना होगा, रजनी रंजन दास, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जुलाई 2021 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ की घोषणा की है? नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड। इसका सही आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये जो है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। ये वैसे प्लेयर्स के लिए किया गया है, एक्चुअली वैसे लोगों के लिए किया गया है जो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को काफी आसान बना रहे हैं। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराया है, हाईलिस्ट टेक्नोलॉजी डिजिटाइज किया हुआ है। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड लाया गया है कि जितनी जल्दी, जितनी आसानी से लॉजिस्टिक्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकेगा, ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, और उस ट्रांसपोर्टेशन में कितना डिजिटलाइजेशन का यूज हो रहा है, कितना टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल जो भी प्रैक्टिसेज हैं उसकी कितनी यूज हो रही हैं। तो इसके लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड लाया गया है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 जून 2021 को जम्मू कश्मीर में दरबार मूव प्रथा का अंत हो गया। ये दरबार मूव जो है वो महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अब ये जो दरबार मूव है ये है क्या और ये कब लाया गया है? ये 1872 में लाया गया था, जो 149 साल पुराने, अभी अगर हम कहें तो ये एक मूव था, एक प्रथा थी जिसके अंतर्गत क्या था कि जो राजधानी कैपिटल्स है, शिफ्टिंग कैपिटल्स ट्वाइस इन अ ईयर फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। ठीक है, जो कैपिटल्स हैं मौसम के अनुसार वहाँ पर वेदर जो भी सीजन थे उसके अनुसार वहाँ पे चेंज किए जाते थे। तो जो ये कैटेगरिकली ये चेंज करना है, जो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल्स हैं, इसी को दरबार मूव कहा जाता है, जो 1872 से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मलाला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 12 जुलाई। खादी और ग्रामोद्योग ने 3 देशों में अपनी खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। विकल्प में इनमें से कौन से 3 देश शामिल नहीं है? मतलब ऐसे कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिनमें खादी की जो ब्रांडिंग है वो नहीं हुई है, जो ट्रेड रजिस्ट्रेशन है। अब हम देखते हैं, तो ये 3 कंट्रीज हैं जहां पे हुए हैं पहले, तो भूटान, ठीक है, भूटान, यूएई और जापान, सॉरी मैक्सिको। जापान इज नॉट दैट कंट्री, तो इसका सही आंसर होगा ये। तो हम देख लेते हैं, ये भूटान, यूएई और मेक्सिको जो है, यहाँ पे केवीआईसी जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है, इसने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ब्रांड नेम खादी के रूप से वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है, वहाँ पे अपनी सेल कर सकती है। ठीक है, इनका ब्रांड नेम अपना होगा खादी, इस नाम से वहाँ पे ये अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं 3 कंट्रीज में। यहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे, चीज़ों को एक्सपोर्ट की जाएंगी। हालांकि अगर हम केवीआईसी की
बात करें तो ये जो KVIC है, खादी ग्रामोद्योग इंडस्ट्रीज जो भी है, विलेजेस इंडस्ट्रीज कमीशन, ये 1957 1 अप्रैल 1957 को इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक स्टैचुरी बॉडी है, संविधिक आयोग है, मतलब इसे जो है एक एक्ट के थ्रू, स्टैचुरी एक्ट के थ्रू इसे बनाया गया था, जो कि KVIC एक्ट 1957 से है। KVIC का ही 1957 का एक्ट है, इसके अंतर्गत ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ही इसे इस्टेब्लिश किया गया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये रहा KVIC और इसके थ्रू किया गया है। और ये KVIC जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs के अंतर्गत वर्क करती है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये KVIC काम करती है। तो आई होप ये ऑल क्लियर हो गया होगा कि भूटान, UAE और मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज हैं। यहाँ पे फोकस ये है कि UAE जो है वो फर्स्ट गल्फ कंट्री है जहाँ पे खादी ने अपनी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराया है। सो UAE जो है एक फर्स्ट गल्फ कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 जून से 1 जुलाई के मध्य 7वीं जो हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी हुई है, ठीक है, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ये जो है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ये कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है बी, ला रियूनियन। ठीक है, ये जो 7वां एडिशन है ये फ्रेंच नेवी के द्वारा, ला यूनियन, ये फ्रेंच नेवी के द्वारा इसे हेल्ड किया गया। ठीक है, फ्रांस की नौसेना के द्वारा किया गया। ये एक फोरम है जो 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी, 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, जिसका जो ये टारगेट होता है, ये एम है, एक फोरम है जहां पे मैरीटाइम कोऑपरेशन, जो सामुद्रिक सहयोग है, जो उनकी नौसेनाएं हैं विभिन्न कंट्रीज की, जो उस एरिया में, जो इंडियन ओशियन रीजन जो है, इंडियन ओशियन रीजन के जो लिटोरल स्टेट्स हैं, जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके जो नेवीज हैं, उनके साथ उनका कैसा कोऑपरेशन हो और इसको सिक्योर और काफी कोऑपरेटिव बनाया जाए। तो 2008 में इसे स्टैब्लिश किया गया है, इंडियन नेवी के द्वारा ये एक फोरम को लाया गया है। फ्रेंच नेवी ने अभी ला यूनियन पे इसे संपन्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में उड़ीसा सरकार ने महिलाओं में पोषण सुरक्षा हासिल करने के हेतु किस वैश्विक संगठन के साथ समझौता किया है? इसका जो सही आंसर होगा वो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, UNWFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना जो है 1961 में हो रखी है। हाल ही में यह चर्चा में था क्योंकि इसे नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर पीस। ठीक है, इसका क्या आपको ये 90% जो ये सॉरी 1961, दिस वन इज जस्ट डन। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उड़ीसा गवर्नमेंट मिलकर ये वर्क कर रही है कि न्यूट्रिशन को किस तरीके से सिक्योर किया जाए वुमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सी ऐसी कंट्री है किस देश ने उच्च शक्ति वाले लेजर रक्षा प्रणाली, है ना, हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम को ये एस्टैब्लिश किया? तो ये भी देख सकते हैं कि काफी न्यूज में था जब इजराइल ने अपने उस लेजर वेपन्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये लेजर वेपन काफी ज्यादा एक्यूरेट है, 90% इंटरैक्शन है, इंटरसेप्शन है इनका। ठीक है, 90% इंटरसेप्शन, मतलब ये टारगेट को हिट करने में इसकी एक्यूरेसी 90% है। इसके अलावा कैपेबल टू शूट डाउन ड्रोन्स, जो ड्रोन्स रहते हैं उनको भी ये मार के गिरा सकते हैं, शूट डाउन कर सकते हैं। तो इजराइल के द्वारा जो हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम है ये इस्टेब्लिश किया गया है। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले लकड़ी के उपग्रह जिसका नाम वाइजा वुडसैट अंतरिक्ष में भेजने का प्रस्ताव किया गया है? इसका सही आंसर है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जून 2021 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, किस IIT के द्वारा जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है B, IIT रोपर। ये जो है CPAP है। ठीक है, CPAP जीवन वायु जो है एक CPAP है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसकी क्या काम है कि ये कैपेबल है हाई ऑक्सीजन के हाई फ्लो को डिलीवर करना। ठीक है, IIT रोपर के द्वारा। और इसकी एक खूबी ये है कि ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी ये रन कर सकता है। तो IIT रोपर जीवन वायु ये CPAP है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 से 23 जून 2021 के मध्य ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किसके द्वारा किया गया? हालांकि इसका होस्ट इंडिया ने किया था। ये जो ब्रिक्स के ग्रीन हाइड्रोजन समिट थी, इंडिया के द्वारा इसका होस्ट किया गया था और इसे यहाँ पे जो वर्चुअली आयोजन किया NTPC लिमिटेड ने। ठीक है,
एनटीपीसी के द्वारा ये किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जून 2021 में मध्य G20 जो है G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की जो वर्चुअली बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो बैठक हुई वो कैटेलेनिया इटली में हुई है। ठीक है, इसका ए सही आंसर है, कटानिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के यूरेनियम 214 की खोज की है जिसे अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम कहा जाता है? इसके आपने देखा होगा, अभी लास्ट में भी देखोगे आप, इसकी जो फिगर है ये चाइना के द्वारा, चीन जो है इसने यूरेनियम के सबसे हल्के इसके वेरिएंट को खोजा है। हालांकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आपको अल्फा पार्टिकल्स हैं इसकी स्टडीज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती हैं, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल वैसे पार्टिकल होते हैं, ये अल्फा पार्टिकल जो हैं वो वैसे पार्टिकल्स होते हैं, ये जब इमिट होते हैं जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डिके होता है, जब एक रेडियो सक्रिय तत्व जो है, रेडियो एक्टिव जो तत्व है, एलिमेंट है, वो जब क्षरण होती है, डिके होता है, जब वो डेड होता है तो उससे अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि वो विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगा? इसका भी सही आंसर होगा बी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बहुत सारे अपने इनलिस्ट किया है एस्ट्रोनॉट्स को, उनमें विकलांग को भी, ये जो हैंडीकैप्ड है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, सॉरी, उनके लिए भी ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा कितने राज्यों में वन क्षेत्रों के लीडार आधारित सर्वेक्षण की विस्तृत योजना की गई है? इसका सही आंसर है सी, 10 ऐसे राज्य होंगे जहां पे लीडार के थ्रू, है ना, एक रडार होता है और ये लीडार है, इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, और रडार रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये जो लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग है इसके थ्रू जो हम सर्वे कर रहे हैं ये 10 राज्यों में। नेक्स्ट जो है कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य हो गया है? इसका सही आंसर है ए, गोवा। रेबीज जो है एक वायरल डिजीज होता है, मतलब कि ये वायरस के थ्रू होता है। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है फ्रांस। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी व्यक्ति वहां पे इन्वायरमेंटल डैमेज करेगा, ठीक है, जो वहां के वातावरण को नुकसान पहुंचाएगा, उसके लिए कानून बना दिया गया है कि उसे पनिश किया जाएगा, या तो वो 10 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स के इंप्रिजमेंट हो सकती है, और अदरवाइज 4.5 मिलियन यूरो, 4.5 मिलियन यूरो इतने का उसे फाइनेंशियली पनिशमेंट हो सकता है। तो या अप टू 10 ईयर्स और दिस 4.5 मिलियन यूरोज। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के द्वारा अभी MOU साइन किया गया है किसके लिए? कि वो वहां पे कार्बन न्यूट्रल उसे बनाएगा। इसका सही आंसर है डी, लद्दाख। ठीक है, यहां पे क्या करना है कि एक स्टेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। जो कार्बन न्यूट्रल होता है एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसा स्टेट होता है, स्टेट मतलब राज्य नहीं, एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, कार्बन का जो एमिशन है वो जीरो होता है। पहला, लद्दाख को इस सेक्टर में किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या किया जाए, सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाए। ठीक है, माइक्रो ग्रिड्स का इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को इस तरीके से डेवलप किए जाएं कि जो सोलर पावर रन हो। तो लद्दाख के कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए CESL ने इसके साथ MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महदूमपुर को बदलकर परसौली करने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ए, सूरदास। ये 16वीं शताब्दी से संबंधित है। ये आराध्य देव अपने कृष्ण को इन्होंने काफी ज्यादा आराधना की और इनसे रिलेटेड हैं ये सूरदास 16वीं शताब्दी से, और इनके स्थान पे ये बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? इसका सही आंसर है सी, मेढक, फ्रॉग। ठीक है, जेनोबॉट्स, जेनोबॉट्स ये जो है आपको जेनोबॉट्स, ये लिविंग रोबोट्स इन्हें कहा गया, लिविंग रोबोट्स। ठीक है, ये लिविंग रोबोट्स हैं। ये अफ्रीकन जो फ्रॉग हैं उनसे ये स्टेम सेल्स को लेके इन्हें डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता वाले भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र, सोलर पावर प्लांट, जो कि आपको फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा? इसका सही आंसर है ए, तेलंगाना। तेलंगाना के रामागुंडम में, रामागुंडम में, ठीक है,
100 मेगावाट 100 मेगावाट एनटीपीसी के द्वारा स्टैब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग साझेदारी पर हस्ताक्षर किया गया? इसका सही आंसर है ए, ईरान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब डीआरडीओ ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका नाम था मिशन शक्ति मिसाइल। ठीक है, एंटी सैटेलाइट जो था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है? इसका सही आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? इसका सही आंसर होगा बी, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट जो है, नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकृत पाइपलाइन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की जो अवधि है वो अवधि क्या रखी है? जो टेन्योर है ये 3 साल के लिए 22 से 25 जो है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि जो कंटिजेंसी फंड थी उसे 500 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ये बजट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि अभी हमारी कंटिजेंसी फंड केवल 500 करोड़ की थी, बट आफ्टर दिस ऑल लॉकडाउन और कोविड हमें लगा कि इसमें हमें एक ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है जो अचानक आने वाले समस्याओं के लिए होगी। तो ये 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ कर दिया गया है बढ़ा के। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार संघ के करों की निवल प्राप्तियों का वर्तमान में 42% की तुलना में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी है। जैसे जो भी टैक्स का कलेक्शन होता है उसमें जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग वो रेकमेंड करता है इन यूनियन गवर्नमेंट को कि वो कितने % टैक्सेस जो हैं उसको डिवैल्यूएशन करें स्टेट्स को। तो अभी तक रिकमेंडेशन में 42% थी कि स्टेट्स को करनी थी, बट इसे कम करके 1 किया गया, 41% अभी रिसेंट रिकमेंडेशन है कि राज्यों को इतनी दे जानी चाहिए। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सब्जी के कुल उत्पादन में शीर्ष जो राज्य रहा है वो कौन सा है? वो यूपी 1 पे। नेक्स्ट, 2021 में एग्री फूड जो टेकाथॉन है वो 2021 का आयोजन किया गया, ये किसके द्वारा किया गया है? ये आईआईटी खड़गपुर। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम अगर देखें थोड़े से, इसलिए मनाया जाता है 16 अक्टूबर को क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एक अंतर इसका क्या मतलब मकसद किया था कि एक इंटरनेशनल एफर्ट होगा जो हंगर को डिफीट करेगा, टू डिफीट द एन इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट द हंगर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो हम एसडीजी की डिस्कस कर रहे थे, एसडीजी में जो एसडीजी 2 है इसका ये मकसद है एम्स टू एंड हंगर, ये हंगर को बात खत्म करने की बात करता है ना। अचीव फूड सिक्योरिटी, ये फूड सिक्योरिटी को अचीव करने की बात करता है। इसमें हमें ये गोल है कि हमें ये अचीव करना है। इम्प्रूव न्यूट्रिशन, और हमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो हम भोजन लेते हैं उसमें न्यूट्रिशन अवेलेबल हो, वो 2030 तक इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, अचीव करने की ये हमारा गोल है। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी जिसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम श्रम आंदोलन संग्रहालय की स्थापना हुई है केरल के अलापुझा में। ठीक है, यहां पे जो है फर्स्ट लेबर म्यूजियम का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। केरल स्टेट के जो क्वायर फैक्ट्री वर्कर्स थे, केरला स्टेट के जो क्वायर फैक्ट्री वर्कर्स थे, इन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन किया था, एक लेबर मूवमेंट के रूप में एस्टैब्लिश अपने आप को शुरुआत की थी, तो इसलिए यहाँ पे ये म्यूजियम बनाया जा रहा है। असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका सही आंसर है बी, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य। हालांकि 7वां इसका मतलब 6 और हैं, तो ये 3 रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क तो हैं। इसके अलावा असम के अंदर नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, नेक्स्ट काजीरंगा इज डन, डिब्रू सैखोवा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा, एंड वन इज दिहिंग पटकाई।
देहिंग पटकाई इज हियर, रायमोना, मानस, रायमोना और एक मानस नेशनल पार्क। ठीक है, ये 7 हो गए, रायमोना, काजीरंगा, ओरंग, देहिंग पटकाई, नामेरी, डिब्रू सैखोवा और मानस। ये 7 जो नेशनल पार्क हैं असम के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ई, 2001 में। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किए गए हैं जीपी सावंत। ठीक है, न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया इज जीपी सावंत। क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा बी, बिपिन चंद्र पाल। किसने माना कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घृणित है? कार्ल मार्क्स के द्वारा जो भी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको कहा कि ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग है, क्योंकि जिस तरीके से धन का पलायन हो रहा है, एक तरफा यूज हो रहा है, उसके कारण कार्ल मार्क्स ने इस पूरी अर्थव्यवस्था की नीति जो थी वो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको डिस्गस्टिंग, घृणित कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस इज करेक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं ये सहायक गठबंधन, आपको सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक का सिद्धांत नहीं, हड़प का नीति हो गया सब, ओके, डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग ने मास्टरली निष्क्रियता, जो मास्टरली इनएक्टिविटी थी ये नहीं था, ये जॉन लॉरेंस था यहाँ पे, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। इस्तेमरारी जो बंदोबस्त है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के सहायक गठबंधन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में सबसे जो सटीक आंसर है ये है सही, अंग्रेजों को संप्रभुता स्थापित करने के लिए। ठीक है, वो अपनी सॉवरेनिटी को इनके ऊपर भी स्टैब्लिश करने के लिए इनके साथ इन्होंने सब्सिडरी अलायंस स्टैब्लिश किया। अब हम देखें थोड़ी सी हिस्ट्री में तो 3 नीतियां थी जिसके थ्रू ये धीरे धीरे किसी भी स्टेट्स को वीक करते थे और फिर फाइनली उसे एक्वायर कर लेते थे, जैसे रिंग ऑफ फेंस की नीति। ठीक है, घेरे की नीति, ये एक पहला स्टेप था जहां से ये उसे एक्वायर करना स्टार्ट करेंगे या उसे वीक करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा हेल्पलेस बना देंगे कि उन्हें फिर अपने आप को ऐसे देना होगा। रिंग ऑफ फेंस। दूसरा था आपको सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि जिसे आपने कहा, और तीसरी हो गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये 3 नीतियां थी जो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करती थी ताकि कितना ज्यादा से ज्यादा अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया जा सके, ब्रिटिश टेरिटरी को। रिंग ऑफ फेंस, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बंगाल में दासों के निर्यात पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया? इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, 1789। 22 जुलाई 1789 को बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि अगर हम देखें तो द स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट 1833 था। द स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट 1833, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ने वहां पे आपको किया, इस एक्ट को पारित किया ताकि इसने ये कहा कि ये जो ओनरशिप होगा और जो परचेज होगा स्लेव्स का वो इलीगल हो गए। होल वर्ल्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश के जहां भी साम्राज्य हैं, चाहे वो खुद ब्रिटिश इंग्लैंड हो या अदरवाइज आपको ब्रिटिश की जितनी भी एम्पायर है, यहाँ पे ये जो स्लेवरी है ये बैन किया जाता है। इसी के ठीक 10 साल बाद मतलब 10 में 1843 में लॉर्ड एलेनबरो के द्वारा भी इंडिया में ये स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट, इंडियन स्लेवरी एक्ट पारित किया गया लॉर्ड एलेनबरो के द्वारा, एलेनबरो। ठीक है, और बंगाल में आपको 1789 में इसे इरेडिकेट किया गया, बैन किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त की गई, इसे ये कब किया गया? इसका सही आंसर है 1877। ठीक है, 1 जनवरी 1 जनवरी 1877 को। देखते हैं 1858 में ऑलरेडी जो इंडिया था वो क्राउन रूल के अंतर्गत था, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था, इस शासन के अंतर्गत। लेकिन अब उसके बाद भी महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी द एम्प्रेस ऑफ इंडिया क्यों टाइटल दिया गया? जस्ट बिकॉज कि उसकी मोनार्की को ब्रिटिश एम्पायर के साथ किस तरीके से कनेक्ट करके, लिंक करके दिखाया जाए कि अब ये मोनार्की के अंतर्गत आ रहा है। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 को बिल को लाया था और इसे पास किया। दिल्ली दरबार हुआ, जहां पे ये दिया गया दिल्ली दरबार, जो कि 1 जनवरी 1877 को हुआ। इस समय वॉयसराय लॉर्ड लीटन थे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान जो है मंत्रिपरिषद ने राज्य मामलों में निर्वहन की मदद की, तो किसके टाइम पे ये जो स्टेट अफेयर्स में हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं अष्टप्रधान हुआ करते थे? तो इसका सही आंसर है आपको सी, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है वो किस पर आधारित है? जो वराहमिहिर ने अपनी बुक लिखी है पंच सिद्धांतिका, ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे रिलेटेड है। ठीक है, किस चोल राजा ने नौसेना शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ए, राजेंद्र चोला। ठीक है, इन्होंने नौसेना, इंडियन को नेवी भी थी इनके पास, इन्होंने बहुत सारे श्रीलंका वगैरह पे भी अटैक किया, इन्वेड किया और उसको कॉन्कर किया। नेक्स्ट, शिलापतिकरम के लेखक जो हैं वो कौन है? इलांगो। तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है चोल सम्राट के शासनकाल के दौरान बनाया गया, इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किसने भारत में नियमित उपयोग के लिए सोने के सिक्कों की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर है ए, विम कडफिसेस। डाइमेकस किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका सही आंसर है बी, बिंदुसार। अगर हम डाइमेकस के बारे में बात करें तो जो डाइमेकस था ये एंटियोकस प्रथम का, एंटियोकस फर्स्ट का एम्बेसडर था, जिसने ये डाइमेकस ने रिप्लेस किया मेगास्थनीज को। ठीक है, इसने मेगास्थनीज को रिप्लेस किया और डाइमेकस उसके स्थान पे एम्बेसडर आता है, जो एंटियोकस वन सीरिया का जो राजा होता है उसके द्वारा ये भेजा गया होता है। 3 नाम हम देख लेते हैं डाइमेकस, वन बाय वन। फर्स्ट मेगास्थनीज, ठीक है, देन डाइमेकस एंड देन डायोनिसस। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। जो डाइमेकस अभी हम देख रहे हैं ये बिंदुसार के टाइम में, और डायोनिसियस जो है ये अशोका के टाइम में आएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फादर ऑफ बिंदुसार एंड बिंदुसार वाज द फादर ऑफ अशोका। तो एक टाइम पीरियड भी इस तरीके से हम हायरार्की भी देख सकते हैं, मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंदी बाग किसका प्राचीन स्थल था? ये जो बुलंदी बाग था ये प्राचीन स्थल है, ये स्थित था पाटलिपुत्रा में, बी। मुद्रा का नाम बताइए जो सारनाथ के पहले उपदेश की गांधार बुद्ध छवि द्वारा दर्शाया गया है। अब देखो ये सारनाथ पे है, तो सबसे पहला अपना जो फर्स्ट सरमन उपदेश जो है इन्होंने वहीं पे दिया था, और उस उपदेश देने को हम धर्मचक्र कहते हैं, तो ये धर्मचक्र होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा का निर्माण है वो किस काल में हुआ है? इसका बी आंसर होगा, कुषाण काल। वासुदेव कृष्ण की पूजा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका ए होगा आंसर, भागवत। ठीक है, ये रहा आज का हमारा टेक्स्ट डिस्कशन का क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये कुछ ऐसे वीडियोस के ये पार्ट्स हैं, जैसे ये आप देख सकते हो, ये केरला का आपको ये म्यूजियम है, जो लेवर म्यूजियम आपने देखा अलापुजा में स्टैब्लिश। ये आपका बृहदेश्वर जो है तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल है। ये यूरेनियम के बारे में, जो 214 आपको चाइना ने इसे डिस्कवर किया, जो सबसे हल्का यूरेनियम है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं एक बार पढ़ सकते हो। स्टेम सेल्स जो हैं जिसके द्वारा अफ्रीकन फ्रॉग के द्वारा जो लिविंग रोबोट्स, जेनोबोट्स बनाए गए हैं। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you like, then like, share and subscribe. Thank you.